बोला एक दिन कि भाई आप लोग ने तो पूरा पागल पागल कर दिया, कौन काम देगा, तो आप मुझे अभी कुछ जॉब दो। तो आमिर साहब ने बोला ठीक है, हमारे यहाँ एक स्क्रिप्ट डॉक्टर की जरूरत है, आप स्क्रिप्ट डॉक्टर बन जाओ। आपने कयामत से कयामत तक फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया था, शायद जी डायरेक्शन की जर्नी वही शुरू हुई थी आपकी मेरे ख्याल जी से। जी जी तो बिल्कुल। उसके बाद डायरेक्शन में कुछ बड़ा आपने किया नहीं, असिस्टेंट डायरेक्टर का ही काम किया। जी तकरीबन 30-32 साल बीत चुके हैं, तो जी डायरेक्शन में तीस आपने पैंतीस बीच में क्या, हाँ 30-35 साल बीत चुके हैं, डायरेक्शन में इतना वक्त क्यों लगा? क्यों आपको डायरेक्शन कोई जब ऑफर नहीं हुई, या जी कॉन्फिडेंस नहीं था आपको, या आपने करना नहीं चाहा? नहीं, कॉन्फिडेंस तो था कि इंशाल्लाह कभी सीखा है तो शायद करेंगे भी। और एक एक्टर की एक लाइफ होती है, जब तक उसकी लुक होती है, जब वो दिखता है एज ए यंग दिखता है एज ए एक्टर, तो वो एक्टर बन सकता है। उसके बाद तो मैंने सोचा था कि मैं डायरेक्शन ही करूंगा, तो वो भी एक ध्यान गया था कभी। अच्छा, दूसरी प्रेजेंट पहले शुरुआत में सिर्फ एक्टिंग की तरफ ध्यान था कि एक्टिंग ही करेंगे, एक्टिंग करेंगे, उसमें ही ज्यादा मैं सीखता गया। थिएटर भी किया मैंने 9 साल, सब उस तरफ। अच्छा, जब मैं घर से निकला था 2008 में, जब मैं केस डी दिया और मैं निकला, तो मुझे मैं लिखने भी लग गया, और मैंने सोचा चलिए अभी मैं मोटा हो गया हूँ तो मैं डायरेक्शन की तरफ जाता हूँ। उस वक्त भी ध्यान आया था, तो एक आदमी ने मुझे साइन किया था पिक्चर के लिए, हारून भाई करके थे वो, 2007 में या 2008 में। उन्होंने जब केस चल रहा था, उन्होंने उसके दौरान ही मुझे साइन किया था हारून भाई ने। तो हाँ, 2007 में शायद जब केस चल रहा था, उन्होंने मुझे साइन किया। और वो चाहते थे कि बड़ा एक्टर लाओ यार, मेरे पास पैसा बहुत है, मैं किसी को भी पैसा दे सकता हूँ। तो वो प्रोजेक्ट इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि हारून भाई अड़ गए कि मुझे बड़े एक्टर लाओ। और उस वक्त अब मेरा एक मेंटल का भी चक्कर बहुत जोर पकड़ लिया था कि यार ये मेंटल तो जी कौन काम करेगा, राहुल भाई कौन काम करेगा मेंटल के साथ, चाहे वो डायरेक्शन में भी हो और चाहे वो एक्टिंग में भी हो। तो बहुत मुश्किलों का सामना फेस करना पड़ा मुझे उस दौर में भी। तो वो प्रोजेक्ट इसलिए मैं साइन हुआ, उनको कहानी भी पसंद आई, लेकिन वो प्रोजेक्ट फिर वो बड़े एक्टर चाहते थे और वो हो ही नहीं पाया, तो वो भी रुक गया उस वक्त। तो इस तरीके से उस वक्त भी सोचा था कि डायरेक्शन करेंगे, लेकिन वो नहीं। तो अब चलिए, फिर जब लिखा होता है जिंदगी में तभी चीजें होती हैं, होनी को कोई टाल नहीं सकता है। तो अब जी। देर देर आए दुरुस्त आए। आपने किसी इंटरव्यू में कहा था आपने आमिर खान प्रोडक्शन में 5 साल जॉब भी किया, तो उस जॉब के बारे में बताइए। लोगों के लिए एक शॉकिंग है थोड़ा सा कि इतने बड़े सुपरस्टार का भाई होने के बावजूद अपने भाई के यहाँ नौकरी की, मतलब प्रोडक्शन हाउस में जी एज ए, जी जी, शायद राइटर थे आप वहाँ पे, या स्क्रिप्ट रीडिंग का कुछ? स्क्रिप्ट डॉक्टर, जी स्क्रिप्ट डॉक्टर था मैं। ओके ओके। तो मैं यही ये सब। स्क्रिप्ट डॉक्टर भी कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजन वर्ड है, स्क्रिप्ट डॉक्टर, तो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देंगे, और क्या आपका रोल था, क्या सैलरी भी मिलती, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। जी एक्चुअली क्या हुआ कि जब यही सब माहौल था उस वक्त पूरे जोरों में कि ये मेंटल है, तो फिर जो मैंने काफी काम, जैसे हारून भाई का भी प्रोजेक्ट रुक गया जो डायरेक्शन का भी था। तो फिर मैंने आमिर को बोला, भाई आमिर, आप लोग ने पूरा, आमिर खान बोल रहा है कि ये पागल आदमी है, तो दुनिया मान रही है कि, तो दुनिया दुनिया मान रही है कि ये पागल आदमी है। तो फिर मैंने आमिर साहब को जाके बोला एक दिन कि भाई आप लोग ने तो पूरा पागल पागल कर दिया, कौन काम देगा, तो आप मुझे अभी कुछ जॉब दो। तो आमिर साहब ने बोला ठीक है, हमारे यहाँ एक स्क्रिप्ट डॉक्टर की जरूरत है, आप स्क्रिप्ट डॉक्टर बन जाओ। तो स्क्रिप्ट डॉक्टर के यहाँ मैंने शुरू किया उस वक्त काम 2010 में, और मुझे 30,000 सैलरी मिलती थी उस वक्त। और तो मुझे स्क्रिप्ट डॉक्टर का ये काम होता है राहुल भाई, कि वो स्क्रिप्ट जी पढ़ता है, और एक हम लोग ने एक फॉर्मेट प्रिपेयर किया था कि उसको आंसर करना पड़ता है पढ़ के, कि इसमें कितने सीन्स हैं, कितने दिन में ये पिक्चर अंदाजन शूट की जाएगी, इसका इसका प्रमाइसिस क्या है, ये पिक्चर का वन लाइन स्टोरी क्या है। तो वो सब लिख के पूरा एक पेपर पे उसको सबमिट करता था मैं, और एक फाइल बनाता था। तो उसको इवेल्युएट किया जाता है कि पिक्चर में क्या अच्छी पॉइंट्स है, कि पिक्चर में क्या अच्छी पॉइंट्स है और पिक्चर में क्या बुरी पॉइंट्स है। वो पूरा इवेल्युएशन एक स्क्रिप्ट डॉक्टर करता है स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद। तो पूरी स्क्रिप्ट पढ़ना पड़ता है आपको, इसमें कितने गाने हैं, क्या है, क्या प्लस पॉइंट्स हैं। और तब हम लोग सोचते, तब फिर हम लोग फैसला मैं लेता था कि ये प्रोडक्शन हाउस आमिर खान प्रोडक्शंस को ये पिक्चर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी तो वो चाहिए। फैसला मैं लेता था। अगर मुझे अच्छी लगती थी स्क्रिप्ट, तो फिर मैं आमिर साहब को बोलता था हाँ भाई ये स्क्रिप्ट अच्छी है, अभी आप ये वाली पढ़िए, क्योंकि सब स्क्रिप्ट तो प्रोडक्शन और आमिर नहीं पढ़ सकते, उनको फैसला, क्योंकि काफी स्क्रिप्ट सबमिट हो रही थी। तो मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट पढ़ी 5 साल में, और उसको इवेल्युएट किया। तो वो मेरा काम था स्क्रिप्ट डॉक्टर का।
ये 5 साल के जॉब में किसी फिल्म के बारे में बताइए जो आपने सेलेक्ट किया हो और वो फिल्म बनी, रिलीज हुई। नहीं, मैंने 2 फिल्म सेलेक्ट किया था उतने उतने अरसे में। जो नहीं, कुछ और फिल्म भी मुझे पसंद आई थी, लेकिन 2 ही फिल्म आमिर और मुझे, दोनों हम लोग को अच्छी लगी थी, जो मैंने भी पास किया। और एक थी कश्मीरी ग्लास हाउस, दीपक द्विवेदी की। तो उनका, वो डायरेक्टर थे, वो खुद उन्होंने राइटर थे और वो खुद डायरेक्ट करना चाहते थे। तो फिर प्रॉब्लम ये हो गया कि उनका स्क्रीन टेस्ट लिया गया और आमिर साहब ने, इन लोगों ने बोला नहीं यार, ये शायद ये डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे हमारे हिसाब से, ये राइटर इनसे स्क्रिप्ट खरीद लेते हैं। अब दीपक द्विवेदी खुद ही डायरेक्ट करना चाहते थे, तो वो अपनी स्क्रिप्ट छोड़ना नहीं चाहते थे, कश्मीरी ग्लास हाउस। तो फिर वो बात बनी नहीं और वो रह गई, क्योंकि वो देना नहीं चाह रहे हैं। आमिर लोग बोल रहे हैं डायरेक्टर नहीं कर सकते, खाली राइटर के तौर पे रहेंगे। तो वो एक हो गया। फिर एक बर्फ करके एक स्क्रिप्ट थी, एक किसी लड़की ने लिखा था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे वो लड़की का। तो वो खाली राइटर, तो वो स्क्रिप्ट भी आमिर ने खरीद के रख ली है उनके प्रोडक्शन हाउस में, बर्फ करके वो टाइटल है उसका। तो वो भी अब जब वो बनाना चाहेंगे तब वो बनेगी। तो ऐसी 2 स्क्रिप्ट सेलेक्ट की थी इतने 5 साल में मैंने। और कुछ और स्क्रिप्ट थी जो मुझे अच्छी लगी थी, तो वो आमिर को अच्छी नहीं लगी। आमिर ने बोला नहीं, ये दूसरी फिल्म मुझे नहीं, मजा मजा आ रहा है। तो वो बात हो गई थी। कुछ और भी स्क्रिप्ट थी जो मुझे पसंद आई थी, तो लेकिन वो फिर मतलब सेलेक्ट ही नहीं की गई। ओके। क्योंकि जब अगला सवाल ये है। क्योंकि जब आमिर और हम दोनों सेलेक्ट करते थे वो स्क्रिप्ट को, तो ही वो हम लोग सोचते थे उसके बारे में, क्या इसको हम लोग राइट्स खरीदें या क्या करें। तो वो मुझे पसंद आई और आमिर को पसंद नहीं आई, तो रह गई बात। अगला सवाल ये था कि फिल्म इंडस्ट्री को आप बहुत करीब से जानते हैं, जी देखा भी है बहुत करीब से। आप अच्छे तरीके से जानते हैं ये चीज कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं, काम बहुत कम कम किया हुआ है उन लोगों ने, लेकिन जी लाइमलाइट में रहने के लिए किसी पे टिप्पणी करना, कंट्रोवर्सी में रहने की एक आदत होती है। लाइमलाइट में रहने के लिए 10 तरह के बहाने ढूंढ लेते हैं कैसे लाइमलाइट में रहा जाए। तो ऐसे इंडस्ट्री में रहते हुए आप मतलब कैसे खुद को दूर रखा लाइमलाइट से? कभी ऐसा मन में नहीं आया कि रहते हैं ना सुर्खियों में रहना है, हर एक्टर चाहता है कि मैं सुर्खियों में रहूं। लेकिन यू शुड बी, मैं, हर एक्टर को लाइमलाइट में रहना चाहिए, लेकिन फॉर द राइट रीजंस। मतलब अगर आप गलत रीजन के लिए, जैसे ही बेवजह किसी के साथ पंगा ले रहे हैं या बेवजह आपने कुछ बोल दिया, तो वो मेरे मेरे हिसाब से वो बेवकूफी है। कुछ समझदारी का आप कुछ करिए। इसलिए तो आप देखिए इंडस्ट्री में इतने सब लोगों के पोल भी खुल रहे हैं, सब कांड निकल रहे हैं, क्योंकि दे आर इन द लाइमलाइट फॉर द रॉन्ग रीजंस। तो वो तो अच्छी बात नहीं है। आजकल ये एक ट्रेंड सोचते हैं कि नहीं, इवन इफ यू इन द एनी न्यूज इज गुड न्यूज, लेकिन ये सब गलत है। अगर आप एक पर्सनालिटी है, आप एक फिल्म एक्टर हैं, आप आपको लोग आपको आपको लुक अप टू यू करते हैं, तो आपको एक अच्छे, आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एज अ पर्सनालिटी, एज एन एक्टर, एज अ पर्सन हु इज क्रिएटिव पर्सन। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सही काम करें, ताकि सोसाइटी आप क्या आपसे सबक सीखे, आपको फॉलो करे, ना कि आप गलत काम करें। और आप आपकी इमेज, मतलब गलत काम नहीं करना चाहिए। आप जो लोग लुकअप टू करें, आपको फॉलो करें, अच्छी अच्छी चीजें करिए। तो ये सब रहना कि न्यूज में कैसे भी बने रहो, इसमें मैं मानता नहीं हूँ, ये गलत बात है। और गलत काम का तो गलत ही नतीजा हो रहा है। इसलिए बॉलीवुड बॉलीवुड की पूरी सब पोल खुली हुई है। और सब अभी देखिए, अभी आगे सब, और सुशांत सिंह राजपूत भी गुजर गया, उनका भी मामला आया था। तो उसमें भी लोगों में गुस्सा आ गया है कि भाई ये बॉलीवुड इतनी खराब जगह है। और मतलब जगह तो है, इन लोग एक्चुअली ज्यादा एरोगेंस में आ गए हैं, एक्टर्स हुए, डायरेक्टर्स आप हुए। आप इस तो आप इस वो बात से भरना पड़ेगा। सहमत हैं? आप इस बात से सहमत हैं या ग्रुपिज्म चलता है फिल्म इंडस्ट्री में, जी बड़े बड़े लोगों का ग्रुप है, सहमत है जी इस बात से आप? जी, सहमत तो है इस बात से कि ये सब चलता है और ये सब नहीं होना चाहिए। मैं इसके खिलाफ भी हूँ। मतलब मैं जानता हूँ कि ये पानी में ये सब गलत काम है, मगरमच्छ तैर रहे हैं, ये सब गलत चीजें हैं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज ए क्रिएटिव फील्ड आप अपने क्रिएटिव वर्क में इतना काम होता है राहुल भाई। जब आप एक पिक्चर बनाने जाएं, कितने पहलू देखने पड़ते हैं, छोटे बड़े। तो उसमें आप टाइम दीजिए ना, ना कि बैक बाइटिंग में और गॉसिपिंग में और ग्रुपिज्म में, और ये सब में आप क्या आगे बढ़ेंगे। इसलिए तो पिक्चरें इतनी बुरी बनती हैं। ये सब जो सही तरह फोकस ना करके ये लोग अलग अलग जो गलत काम है, और एक्टिंग और बैक बाइटिंग और गॉसिपिंग,
उसमें ये लोग ध्यान देते हैं तो पिक्चर कहाँ अच्छी बन पाती है। आप रिकॉर्ड देखिए कि एक साल में करीब कितनी पिक्चर रिलीज होती है, लेकिन बस 2 ही 3 ही हिट होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अपना काम में नहीं ध्यान दे रहे हैं। ये सब आलतू फालतू की चीजों में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो कैसे काम बनेगा? इसलिए जब भी अच्छी पिक्चर बनी है, जैसे कि एक क्लीन पिक्चर बनी सायराट, उसमें नए लोग थे, नए लोग थे, कितना अच्छा मेहनत करके उन्होंने अच्छा पेश किया। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उस पिक्चर में कुछ ग्रुपिज्म थी या बैक बाइटिंग थी या नेपोटिज्म था। तो डायरेक्टर अपना फोकस कर पाया, अपने काम में फोकस कर पाया, और इसलिए उसने तो जब पिक्चर प्यार से बनाई जाती है विदाउट एनी करप्शन, है ना, तो उसमें एक झलकता है, वो पिक्चर की रूह में झलकता है कि हाँ इसमें क्या बनाया गया है, और वो ऑडियंस कैच कर लेती है। तो प्यार से बनाओ, ध्यान दे के बनाओ, अपने काम में ध्यान दो यार, ये सब चीजों में तो अच्छी पिक्चर बनाओगे। तो ये सब नहीं करना चाहिए, अब इंडस्ट्री को ये सब नहीं करना चाहिए। अब अच्छी पिक्चर है ऐसी ऐसे अब ऐसी नहीं बनती, बहुत तपस्या करनी पड़ती है अच्छी पिक्चर बनाने।